स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, हम लोग एस्केलेटर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज एस्केलेटर सिस्टम का हमारा 6th लेक्चर है। और अब तक हमने किडनी का स्ट्रक्चर भी फिनिश कर लिया और नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर फिनिश कर लिया था और हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टूडेंट। और हमने आपको बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और जो पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हम पढ़ चुके थे। और अगला स्टेप है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। आज हम ये दोनों जो टॉपिक है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक सिंगल डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि हुआ क्या था। और मैं इसी डायग्राम में आपको फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ब्रीफ कर देता हूं कि उसमें हुआ क्या था। देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, वर्ड का मतलब भी जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, ये कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब मैं पार्ट्स का लेवलिंग नहीं करूंगा। पार्ट्स का लेवलिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था। मैं एक बार ब्रीफ करता हूं। देखिए, ये बॉमेस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, उसमें एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी और उसकी ब्लू वाली सिंपल एस्क्वेम्बस एपिथेलियम एंडोथेलियम, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। बॉमेस कैप्सूल के बाद ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, ये असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट, देन ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। और ये एफरेंट आर्टेरियोल के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, देन डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड असेंडिंग वासा रेक्टा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ब्रीफ किया। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हुआ क्या था, समझिएगा। जैसे एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रही थी, अचानक से डायमीटर कम रहे और डायमीटर कम होने की वजह से जो प्रेशर लगा था वो था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, 60 से 75 mmHg, एवरेज 70। और इस प्रेशर की वजह से नतीजा क्या हुआ था, इस फिल्ट्रेशन स्लिट से सारे ब्लड छनकर नीचे आ गए स्टूडेंट। और जो छनकर नीचे आया इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे थे। यहां पे दो प्रेशर अपोज भी कर रही थी इसको। एक तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 से 32 mmHg, वो सारे प्रोटीन्स खासकर एल्बुमिन जो नहीं छन पाए वो रेसिस्ट कर रहे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉमेस कैप्सूल के ल्यूमेन में आ गई वो भी रेसिस्ट कर रही थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। लेकिन अल्टीमेटली 10 से 25 mmHg से ये फिल्ट्रेट छनकर आता रहता है स्टूडेंट। और यदि मैं बात करूं तो 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन जाता था। अगर एक दिन की बात करूं मैं तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता था और छनता था स्टूडेंट यहां पर। लेकिन बताए स्टूडेंट, ये जो फिल्ट्रेट छनी, पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें कुछ गलती हो गई और इस गलती को सुधारने के लिए दूसरा स्टेप चला सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। गलती क्या हुई? पहली बात तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस थी वो पैसिव प्रोसेस थी, कोई एनर्जी नहीं लगा। दूसरा नॉन सेलेक्टिव थी, किसी को सेलेक्ट करके नहीं छाना गया। बस जो साइज, जो फिल्ट्रेशन स्लिट के पोर से साइज में बड़ी थी वो नहीं छन पाई और जो भी साइज से छोटी थी वो सब छन गई। और जो छनी उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है स्टूडेंट, सॉल्ट्स, आयंस, इंपॉर्टेंट आयंस एंड मिनरल्स, वाटर, ये सारे छन के आगे फिल्ट्रेट में जो हमारे काम का, हमारे बॉडी से लॉस इसका नहीं होना चाहिए। इसको अब दोबारा, चूंकि वो फिल्ट्रेट आगे यूरिन बन के बाहर निकलेगी, हम चाहते हैं इसको दोबारा इस फिल्ट्रेट से उठाकर दोबारा यहां से एब्जॉर्ब कराकर बॉडी फ्लूइड्स में डाल दें। यह प्रोसेस री एब्जॉर्प्शन, चुन चुन कर, सभी को नहीं उठाना है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को चुन चुन कर। सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर, कौन करेगा यह काम? रीनल ट्यूब्यूल्स, इसलिए प्रोसेस का नाम पड़ा सेलेक्टिव, चुन चुन कर। ट्यूब्यूलर, रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन, सब्सटेंस को यहां से उठाकर बॉडी फ्लूइड्स में डालिए दोबारा, रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब आइए इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पहली बात तो सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है, सुनिएगा। जो भी सब्सटेंस इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आए हैं, 99% सब्सटेंस को इस फिल्ट्रेट से इस रीनल ट्यूब्यूल्स के
ल्यूमेन से उठाकर बॉडी फ्लूइड्स में डालना है। इधर जो बॉडी फ्लूइड्स ब्लड बह रही है इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में, या तो इसमें डालिए या फिर नेफ्रॉन के बाहर जो एक किडनी की फ्लूइड है इसको आप बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बोलिए मोर करेक्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये स्टूडेंट, ये बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है स्टूडेंट, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालिए या ब्लड में डालिए, ये दोबारा बॉडी में ही रह जाएगा रीअब्जॉर्ब कराने के बाद, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन। अब बात आती है सर पहला स्टेप तो पैसिव था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप बताओ सर। दूसरा स्टेप कुछ तो एक्टिव और कुछ तो पैसिव। सुनिएगा, ये सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कुछ अलग से बातें, कौन एक्टिव कौन पैसिव। सुनिएगा, वाटर, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे SU3- एंड Cl- आयंस, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया। पता है आप बोलेंगे यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर इसको हम रीअब्जॉर्ब क्यों कराएंगे? याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में बताया था यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट भी है और ऑस्मो रेगुलेटेड सब्सटेंस भी है। किडनी के मैट्रिक्स में, यही है मैट्रिक्स जो नेफ्रॉन के बाहर है, किडनी के मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत यूरिया रखते हैं ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, तो उसको भी रीअब्जॉर्ब कराते हैं उस फिल्ट्रेट से। और ये सारे सब्सटेंस वाटर, Cl-, SU3- एंड यूरिया सबका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जबकि न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के नाम पे ग्लूकोज, प्रोटीन के नाम पे अमीनो एसिड, फैट्स के नाम पर फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ दो कैटायन Na+, K+, इनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तो आपको अलग से याद रखना ही पड़ेगा। क्या? वाटर, SU3- Cl- एंड यूरिया पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, ये सब न्यूट्रिएंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ Na+, K+ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तो आपको अलग से याद रखना है स्टूडेंट। अब सुनिए, मैं आपको सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करूं इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कैसे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हो रहा है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से भी क्लियर कर लीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये एक सॉल्यूशन है बीकर में, और आपको पता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना होता है। जनरली सॉल्यूट जो होता है सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। हमारे इस चैप्टर में सॉल्यूट सॉल्ट है जनरली एंड सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन बना है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, या फिर ब्लड भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन। ओके, अब सुनिएगा, मैं कंडीशन बताता हूं। यदि किसी भी सॉल्यूशन से इफ सॉल्यूट इज रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन, तो बताइए सॉल्यूट निकाल दिया, इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकाला तो सॉल्यूट कम पड़ गया सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट अपने आप में अधिक पड़ जाएगी। और बताइए हम आपको क्या बताएं, टॉनिक का मतलब सिर्फ सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम बोलते हैं। तो अब अगर सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकल गई है तो सॉल्यूट की कमी हो गई है, तो आप हाइपो यूज कीजिए कि हाइपर, हाइपो। तो आप उस सॉल्यूशन को सॉल्यूट निकालने के बाद बोलिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक। और एक बात, सेम कंडीशन है जो हाइपोटोनिक बनेगा, लेकिन तरीका दूसरा। अभी आपने क्या किया, सॉल्यूट को रिमूव किया, कल को यदि आपने इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड कर दिया तो बताइए सॉल्वेंट अधिक होगी तो सॉल्यूट कम पड़ जाएगी ना। अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट कम पड़ जाएगी उसके तुलना में, तो सॉल्यूट कम पड़ेगी तो भी तो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक ही होगा। ये तो हुई इन दोनों बात में, आप सॉल्यूट निकालिए या सॉल्वेंट ऐड कीजिए, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बनने वाला है। चलिए अगला दो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। यदि आपने इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो सॉल्वेंट की अपने आप उस कंपैरिजन में घट गई, तो सॉल्यूट बढ़ी तो आप बोलेंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि टॉनिक का मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक तरीका और है, अभी आपने सॉल्यूट ऐड किया, चलिए छोड़िए ना, आप इससे सॉल्वेंट निकाल लीजिए। अगर आप सॉल्वेंट निकाल रहे हैं उससे तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट अपने आप उस कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, और अगर सॉल्यूट बढ़ जाएगी तो फिर से वही बात, हाइपरटोनिक कंडीशन।
तो तरीका वही है, आप सॉल्यूट ऐड कीजिए या सॉल्वेंट रिमूव कीजिए, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक ही बनने वाला है। ये बेसिक टर्म भरपूर इस्तेमाल होने वाला है आज, और कल तो भरपूर इस्तेमाल होगा। ये कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा, ये जो नेफ्रॉन है उसमें कहां पर कौन सी टिश्यू थी, क्या कि एक्चुअल में रीएब्जॉर्प्शन में उन टिश्यू का ही रोल है, इसलिए मैंने टिश्यू अलग से बताया था। चलिए एक बार मैं रिकॉल कराता हूं। देखिए ये बॉमेंस कैप्सूल में बाहर अंदर दोनों तरफ से सिंपल एस्क्वेमस, जो आपको फ्लैट सेल्स दिख रही है ब्लू वाली, सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम, और अंदर की तरफ मॉडिफाई हो जाती है सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम, जो ग्रीन वाली दिख रही है पोडोसाइट बनाती है। चलिए आइए, पीसीटी में था ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर ये माइक्रोविलाई दिख रही है, क्यूबॉइडल क्यूब शेप दिख रही है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पूरे पीसीटी में। देन आइए नीचे डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ले एंड असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले के थिक सेगमेंट में सिंपल क्यूबॉइडल, जबकि थिन सेगमेंट में सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम। अब आइए डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एंड कलेक्टिंग डक्ट, उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सुनिए, जैसे ही फिल्ट्रेट छनकर आई इसमें बॉमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, तो जब वो फिल्ट्रेट पहुंची इस पीसीटी के पास, तो पीसीटी ने उसमें से 60 to 70% फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब कराकर इस बगल वाले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया। अब बच्चा बोलता है मास्टर काका रीअब्जॉर्ब करा रहे, तो सुनो 60 to 70% में क्या क्या रीअब्जॉर्ब कराया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो गई। अब तुम बताओ तरीका क्या होगा, एक्टिव या पैसिव? मैंने क्या क्या बोला, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड विटामिन 100% रीअब्जॉर्ब, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। एक तो ये हो गई इसका 100% रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद वाटर का 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन तो पीसीटी ही कर लिया, रीअब्जॉर्ब करके इस ब्लड में डाल दिया। अब बताइए वाटर कैसे होता है, यहां देख लीजिए पैसिवली, तो वाटर पैसिवली कितना 70 to 80%, और साथ में Cl माइनस आयन भी 70 to 80% यहां से यहां मूव कर गई। कहां से, पीसीटी के ल्यूमेन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में जा रहे हैं सब्सटेंस। चलिए HCO3 माइनस आयन 90% इस पीसीटी के ल्यूमेन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चले गए। चलिए तरीका क्या होगा, यही पैसिव, देख लीजिए HCO3 माइनस पैसिवली। नेक्स्ट Na प्लस K प्लस जो थोड़े बहुत थे वो एक्टिवली इस पीसीटी के ल्यूमेन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में चले गए। और अगर आप इन सब को जोड़िएगा तो इस फिल्ट्रेट का 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन हो गया। मैं बताना चाहूं स्टूडेंट आपको, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट सभी जगह चलता है बॉमेंस कैप्सूल को छोड़ के, बट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। अब बच्चा बोलता है कह रहे मास्टर पीसीटी में काहे ज्यादा, तो सुनो, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाती है, इसीलिए पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है 60 to 70%। कारण क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए अब वो फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ा, तो अब आगे की सेगमेंट आएगी क्या पीसीटी के बाद, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आएगी। और पता है आपको मैंने बताया था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नियरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट्स एंड हाईली परमिएबल फॉर वाटर। पानी के लिए परमिएबल और सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल। वैसे भी 60 to 70% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब तो पीसीटी ने ही कर लिया स्टूडेंट। अब बची डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जैसे ही आई तो इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिक एंड थिन सेगमेंट दोनों ने
इस जीएफ से जो भी इसमें फिल्ट्रेट थी लगा पानी निकाल रहे हैं, पानी 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 पानी। और पानी के निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट से पूरा पानी निकाला। बच्चा बोलता है मास्टर अब समझ में आ गया, जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ में ऊपर से नीचे गिरेगी तो फिल्ट्रेट उस दौरान मोर कंसंट्रेटेड होते जाएगी। काहे कि मास्टर अभी तुमने ही बताया था यदि सॉल्वेंट को निकालोगे तो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बनते जाएगी, मतलब कंसंट्रेटेड होते जाएगी। पीएमटी का स्टेटमेंट सुन रहे हैं? एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये यहां पे एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेट इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड। यह पीएमटी का पॉपुलर सवाल है कि एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या रहा होगा कंसंट्रेशन? मैक्सिमम कंसंट्रेटेड यहां रहा होगा स्टूडेंट। अब सुनिएगा, जब ये फिल्ट्रेट यहां से बेस से ऊपर की तरफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में गई तो मैंने आपको बताया है ascending loop of Henle is completely permeable for salt and completely impermeable for पानी। मतलब इस ascending loop of Henle से पानी नहीं निकलती, इससे से सॉल्ट निकलता है। अच्छा सर, मीन्स जैसे जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी तो सॉल्ट निकलने की वजह से ये फिल्ट्रेट सर अब डाइल्यूट होते जाएगी, क्योंकि आप ही तो बताए थे ना कि यदि सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकाला जाएगा तो वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। अच्छा सर, इसीलिए पीएमटी वाला बार बार स्टेटमेंट टिकाता है ना कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज कॉमनली कॉल्ड एज डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। यह पीएमटी का पॉपुलर स्टेटमेंट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को हम लोग कॉमनली डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जाती है तो सॉल्ट निकलता जाता है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होते जाती है। इतना बताने के बाद बच्चा बोलता है मास्टर तुमने इस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो बताया कि सॉल्यूशन का क्या होगा, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। अरे मास्टर तुम पीसीटी में क्यों नहीं बताए जी? सुनो, पीसीटी में 70 to 80% वाटर और ये सब क्या भाई साहब, ये ग्लूकोज, विटामिन या अमीनो एसिड, बाकी दारे आयन वगैरह क्या सब सॉल्यूट हैं। तो इन सबको मिलाकर जितना पानी निकला उतना ही सॉल्यूट भी निकला, इसलिए वहां पर कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वहां पर सॉल्यूशन आइसोटोनिक ही रह जाती है, कोई चेंज वहां नहीं होता है। हाँ, इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर के निकलने की वजह से ये पूरा सेगमेंट में जैसे जैसे फ्लूइड नीचे आया तो वो कंसंट्रेटेड होता गया और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जैसे ही ऊपर गया तो वो डाइल्यूट होता चला गया। अब बच्चा बोलता है सर मैंने सुना है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट में पैसिवली चलता है एंड थिक सेगमेंट में एक्टिवली चलता है। हाँ, तो आपने सही सुना है। अरे भाई एक बात बताओ यार, यहाँ आया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, चलो ठीक है कंसंट्रेटेड था निकाला, आपको पता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का थिन सेगमेंट का पोर्शन ज्यादा होता है और थिक सेगमेंट का पोर्शन कम होता है। तो इसमें जैसे ही सोल्ट निकाला, ये नमक 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 नमक, कितना नमक निकालोगे जी? बहुते निकल गया। आप पैसिवली नहीं निकाल सकते, औकात नहीं है, खर्चा कर। तो खर्चा करने के लिए एटीपी लगाओ और एनर्जी लगा कर निकालो। बच्चा बोलता है मास्टर का जरूरी है खर्चा लगा कर नमक निकालने का? तो ये बात कल बताएंगे। खर्चा किए तो फोकट में नहीं किए हैं,
इस नमक को यहां अगर निकाले हैं तो लालच दे रहे हैं किसी को, वो यहां आएगी। वो कौन है ये जिक्र कल करेंगे, लेकिन इतना समझ लो ये लालच दिया है किसी को, जो आएगी वह इसी को देखकर आएगी। तो चलिए अब फिल्ट्रेट इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिक सेगमेंट तक रीअब्जॉर्ब हुआ, जो भी सॉल्ट थे रीअब्जॉर्ब हुआ। अब आया डीसीटी। डीसीटी में तो तुम कुछ नहीं, बस मेरा दो गो नारा याद रखो स्टूडेंट, नारा लगाएंगे दो गो बस। डीसीटी में हम दो नारा, चूंकि यहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशन है, ऐसे रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, शर्त है यहां, शर्त डीसीटी में। तो यहां पर दो नारा याद कीजिए आप। तुम मुझे एल्डोस्टेरॉन दो, मैं तुम्हें Na+ दूंगा। पहला नारा नोट कीजिए, तुम मुझे एल्डोस्टेरॉन दो, मैं तुम्हें Na+ दूंगा। दूसरा नारा, तुम मुझे एडीएस दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तुम मुझे एडीएस दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। अब बच्चा बोलता है मास्टर क्या नाराबाजी कर रहे हो, एल्डोस्टेरॉन एडीएस क्या होता है पहले ही बताओ। तो ये बात आपको हम बताएंगे एंडोक्राइन में। एल्डोस्टेरॉन एडीएस दोनों एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन आता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, और एडीएस जिसका नाम वैसोप्रेसिन भी है, ये आती है हाइपोथैलेमस से बनकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। आपको नारा तो याद होना चाहिए कि डीसीटी के लिए दो नारा है, तुम मुझे एल्डोस्टेरॉन दो, मैं तुम्हें Na+ दूंगा, तुम मुझे एडीएस दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो देखिएगा जैसे डीसीटी में फिल्ट्रेट आई तो ये एल्डोस्टेरॉन भी पहुंच गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, ब्लड के माध्यम से आ सकता है, इसी ब्लड में है, मैंने यहाँ पर लिखा है, जगह इतना में अंदर में जगह थोड़ी है मेरे पास, इसी ब्लड में एल्डोस्टेरॉन है, हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से मूव करते हैं। ये एल्डोस्टेरॉन आया, अब देखिएगा ये पूरा डीसीटी है ना, डीसीटी का इधर वाला पार्ट में प्रॉक्सिमल बोल सकता हूं और इधर वाला पार्ट में डिस्टल बोल सकता हूं। डीसीटी है ये खुद, लेकिन डीसीटी का ये प्रॉक्सिमल पार्ट और ये डिस्टल पार्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट का ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल और ये वाला पार्ट डिस्टल। क्लियर? एल्डोस्टेरॉन आई और इस डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट पर एक्ट किया और वहां लगा थोड़ा बहुत छेद निकाल Na+ रे, और यहां से Na+ निकला इस डीसीटी के ल्यूमेन से और चले गई इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में। और आपको पता है कि Na+ के रीअब्जॉर्प्शन का तरीका क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पता है स्टूडेंट आपको एक बात, Na+ और Cl- में भयंकर प्यार है। Cl- Na+ के बिना रह नहीं सकती है, हाँ, लेकिन दोनों के मूव करने का तरीका अलग अलग है। Na+ एक्टिवली और Cl- पैसिवली। एक बात बताना यार, एल्डोस्टेरॉन ने किसको रिमूव कराया, यहां से किसको रीअब्जॉर्ब कराया है, Na+ को। वो तो Cl- का उसके साथ भयंकर प्यार है, इसीलिए Cl- उसको फॉलो कर कर वो भी डीसीटी के ल्यूमेन से ब्लड में चली गई। लेकिन हकीकत क्या है कि एल्डोस्टेरॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। एल्डोस्टेरॉन तो Na+ को रीअब्जॉर्ब कराता है। तो लगे यहाँ Na+ निकला तो Cl- भी उसको फॉलो की। अब आप बोलेंगे सर Cl- का यहाँ कौन नया सा तरीका आपने लिख दिया, क्या पागलपंती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक स्पेशल कैटेगरी होता है। जब कोई भी सब्सटेंस एक स्पेशल आयन चैनल से मूव करे तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, और इस डीसीटी वाले सेगमेंट में Cl- का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और ये Cl- यहां चली गई। अच्छा सर, Na+ को तो भेजवाया एल्डोस्टेरॉन, ओके, Cl- उसको फॉलो करके चले गई, कुल मिलाकर ब्लड में निमक गई। हाँ, कहे कि Na+ और Cl- बॉन्डिंग करके NaCl निमक। हाँ, इसका मतलब कुल मिलाकर सर यहां से सॉल्यूट ही निकला। हाँ, तो सॉल्यूट ही निकला। ये तो काम हो गया किसका, एल्डोस्टेरॉन का। देखिए मैंने लिखा एक्ट्स ऑन proximal part of DCT and promotes reabsorption of Na+। इतना बताने के बाद बच्चा बोलता है, अरे मास्टर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब परीक्षा में ऑप्शन 4 रहता है और करीब करीब ऑप्शन रहता है, मास्टर हम कौन सा टिक मारेंगे वहां? तो सुनो,
वहां पर यदि तुमको ऑप्शन में दिया हो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन और 4 ऑप्शन दिया हो, क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन 4 ऑप्शन दिया हो, पहला ऑप्शन हो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, दूसरा ऑप्शन हो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, तीसरा ऑप्शन हो बोथ और चौथा हो नन, तो आप बोथ मारेंगे। क्योंकि Na+ गया तो Cl- भी गई, तो आखिरकार सॉल्ट गया ना वहां, तो Na+ तो गया ना आयन, आखिरकार सॉल्ट गया ना बोथ। अगर बोथ नहीं हो तो क्या मारेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है Na+ मारोगे, ऑब्वियस सी बात है Na+ मारोगे, क्योंकि उसका रोल Na+ में है। अब बोल रहे हैं सर Na+, Cl- बोथ एंड नन दिया हो तो क्या करेंगे? तो आप बोथ मारेंगे, क्योंकि Na+ गई है तो Cl- को जाना पड़ा, बोथ नहीं रहता तो आप बोथ नहीं मारते, तो आप फिर Na+ मारते। मतलब आपको प्रायोरिटी Na+ को देना है, यदि बोथ वाला ऑप्शन दिख जाए तो आपको बोथ मारना है। यह तो हुआ DCT के प्रॉक्सिमल पार्ट में एल्डोस्टेरोन की वजह से Na+ का रीअब्जॉर्प्शन और उसको फॉलो कर चली गई Cl- आयन। तो ये DCT के प्रॉक्सिमल पार्ट के तो कहानी खत्म हुई, पहले नारे का कहानी खत्म। पहला नारा था तुम मुझे एल्डोस्टेरोन दो मैं तुम्हें Na+ दूंगा, ये नारा DCT के प्रॉक्सिमल पार्ट पर वैलिड है। अब अगला नारा क्या है? तुम मुझे ADH दो मैं तुम्हें पानी दूंगा, और ये नारा DCT के डिस्टल पार्ट एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट पर भी वैलिड है। मतलब ये ADH हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बनेगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर ब्लड के माध्यम से पहुंचेगी, वो इस DCT के डिस्टल पार्ट वाले सेल्स में छेद करेगी एक्वापोरिन में। मतलब वो एक्वापोरिन चैनल वाटर के लिए वो ओपन हो जाएगी, और वही ADH कलेक्टिंग डक्ट के भी सेल्स में वही काम करेगी। नतीजा ये होगा कि इसमें जो भी पानी होगा वो सब मूव करके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी, और इस DCT से जो पानी आएगी इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भी जाएगी ब्लड में, एज वेल एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जाएगी। और यहां पर वाटर का मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस, क्योंकि स्पेशल फैसिलिटी दी गई है उसको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि स्पेशल फैसिलिटी, एक स्पेशल आयन, यहां पे नाम आयन चैनल का एक्वापोरिन है, आयन चैनल्स नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए पर्टिकुलर चैनल है, उस वाटर के लिए एक्वापोरिन है, इसलिए ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा DCT और कलेक्टिंग डक्ट दोनों में, यहां पर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलिए ये तो बात हुई। अब आप बोलिएगा सर इसका मतलब DCT में पहले सॉल्ट निकला तो सॉल्यूशन पहले कंसंट्रेटेड हुआ, फिर पानी निकला तो फिर डाइल्यूट हुआ, तो सर ये तामझाम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई तामझाम नहीं कर रहे, हमको तो जब मौका लगता है सॉल्ट निकाल लेते हैं, जब मौका लगता है वाटर निकाल लेते हैं, सबको निकाल कर बॉडी में ही रखना है ना। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि DCT में एल्डोस्टेरोन के एक्शन की वजह से सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक, तो जवाब है चूंकि सॉल्ट निकली, सॉल्यूट निकला है, तो आंसर हाइपोटोनिक हुआ। देन ADH के एक्शन की वजह से क्या हुआ? क्योंकि ADH के एक्शन की वजह से वाटर निकलेगा, तो वाटर के निकलने की वजह से सॉल्वेंट निकलेगा, तो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। अब पता है क्या होगा? इस कलेक्टिंग डक्ट से मेजरली मैंने वाली ना मैंने पानी निकलती है, लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा यूरिया। देख लीजिए आप, पानी 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 पानी, नमक नमक, यूरिया यूरिया, मैं समझ रहे हैं आप? वाटर बहुत, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा यूरिया। बच्चा बोलता है रे मास्टर अब यहाँ पे यूरिया कहाँ के लिए निकाल रहे हैं? यही तो बताए थे रे, यही तो बताए थे, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया को निकालने का मकसद है किडनी की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। यह बात आपको कर और अच्छे से क्लियर होगी काउंटर करंट में। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के एंड वाले पार्ट से निकाल कर किडनी के मैट्रिक्स में रखी जाती है, और इस कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा सॉल्ट भी निकलता है, लेकिन मैक्सिमम वाटर निकलता है। पता है इतना वाटर निकलेगी ना कलेक्टिंग डक्ट से कि अब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन
1200 मिली ऑस्मोल पर 100 होगी, और वो कंसंट्रेशन कुछ और नहीं, वही यूरिन है। पता है, अगर आप इस कदर देखेंगे, यहां पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट तक में मैंने जितना तामझाम किया 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब करा लिया, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीज, अलग अलग मेथड से। और रीअब्जॉर्ब कराने के बाद बताइए, अगर 180 लीटर में आपने 99% रीअब्जॉर्ब करा लिया तो कितना बचा? 1.8 लीटर। यही यूरिन है। एक दिन में 1.8 लीटर यूरिन आपके बॉडी से रिलीज होगा मिक्चुरेशन के दौरान। यह था सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें आपने यही सीखा कि मेनली जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी से 60 to 70% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। न्यूट्रिएंट का तो 100% रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, न्यूट्रिएंट है, एक्टिवली होता है 100%। और वाटर का 70 to 80% एंड इलेक्ट्रोलाइट Cl- भी 70 to 80% और पैसिवली, और SCO3- 90% पैसिवली, Na+K+ एक्टिवली। 60 से 70% फिल्टर यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो गया। देन इस पूरे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ पानी, तो सॉल्यूशन क्या होता चला गया? कंसंट्रेटेड। एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले सॉल्यूशन इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड। एंड देन पूरे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सॉल्ट निकला, पहले थिन सेगमेंट में पैसिवली, देन थिक सेगमेंट में एक्टिवली, और सॉल्यूशन कैसा होता चला गया? हाइपरटोनिक। देन डीसीटी में से पहले सॉल्ट निकला, Na+Cl- मिलाकर एल्डोस्टेरोन की वजह से, एंड इसकी वजह से सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड हुआ। लेकिन बाद में एडीएस की वजह से पानी निकला तो सॉल्यूशन फिर हाइपोटोनिक हुआ, और कलेक्टिंग डक्ट से तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकले, इसलिए सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड हुआ। नतीजा ये हुआ, हमारे ब्लड की ऑस्मोलिटी 300 मिली स्मॉल पर लीटर होती है, और इतना पानी निकला कि यहां से यूरिन का ऑस्मोलिटी 1200। इसका मतलब ह्यूमन 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकता है अपने ब्लड के तुलना में। यहां 300 है ब्लड की ऑस्मोलिटी, और जो जीएफ छन के आती है उसकी भी 300 ही होती है। जीएफ की ऑस्मोलिटी भी 300 ही होती है, मतलब 300 थी ऑस्मोलिटी। इतना सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब कराया, इतना वाटर रीअब्जॉर्ब कराया मैक्सिमम, कि अब यूरिन की ऑस्मोलिटी 1200 है, मतलब यूरिन 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड है। ये ह्यूमन के अंदर ही एबिलिटी है। और ये पूरा जो मैकेनिज्म चला है, कैसे कैसे रीअब्जॉर्ब हुआ, इसमें पूरा कंसंट्रेशन का गेम है, जो हम कल अलग से एक टॉपिक देखेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जो फर्स्ट स्टेप में गलती हुई थी, उन सारे गलती को हमने सुधारा सेकंड स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में। अब तीसरा स्टेप है स्टूडेंट, सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये कुछ नहीं है, यह बहती गंगा में हाथ धोना। समझिएगा, आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, जो आपके दोस्त स्कूल जा रहे हैं, आप नहीं जाते, स्कूल जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं अगर स्कूल में किसी को कोई चिट्ठी भेजवाना है, हाँ, अब 2-4 समझ रहे हैं किसको भेजवाना है, ठीक है, चिट्ठी भेजवाना है, तो आप सोचते हैं कहाँ जाएंगे यार, दे दो चिट्ठी, जाके दे देगा, उधर से भी पहुंच ही जाएगा। तो आप नहीं जा रहे, लेकिन दोस्त को दे दे रहे हैं कि तुम तो जा ही रहे हो स्कूल, लेते जाओ, दे देना, उधर से कुछ मिले तो उधर से लेते आना। यह है बहती गंगा में हाथ धोना। और पता है, आपका जो दोस्त ये काम कर रहा है ना, कि आपके घर से कोई भी सामान चिट्ठी ले जाकर स्कूल में छोड़ दे रहा है, वो ऐसे नहीं फोकट में नहीं छोड़ेगा, वो मांगेगा आपसे खर्चा। मतलब ये सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है पता है? जब फिल्ट्रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे चल के यूरिन बन के बॉडी से बाहर जा ही रही है, तो ये ब्लड कहता है भाई तुम तो बाहर जा ही रहे हो, फिल्ट्रेट जीएफ तुम तो बाहर जा ही रहे हो, तो हमारे अंदर अभी भी तो थोड़ा बहुत कचरा है, लेते ना जाओ यार। तो वो कहते हैं ऐसे थोड़ी यार, ऐसे कैसे, खर्चा लगेगा। इसका मतलब ये पूरा स्टेप जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है एक्टिवली है। अच्छा सर, पहला स्टेप कंप्लीटली पैसिवली, दूसरा स्टेप एक्टिवली पैसिवली दोनों, और तीसरा स्टेप एक्टिवली। हाँ, तीसरा स्टेप कंप्लीटली एक्टिवली, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन है। अब बच्चा बोलता है सर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता कहाँ है? तो एक बार बताओ, पहले मैं आपको बताऊं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाउमेंस कैप्सूल में हुआ था, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा स्टेप सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यह बाउमेंस कैप्सूल को छोड़ के हर जगह, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और तीसरा स्टेप सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट मींस लूप ऑफ हेनले में नहीं होती है ये स्टेप। अब आप बोलेंगे सर इस स्टेप में होता क्या है? तो इस स्टेप में
जो भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ब्लड बह रही है, अगर उसमें अभी भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो उनको वहां से उठाकर इस रीनल ट्यूब्यूल्स के बह रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। तो आप बोलेंगे ये काम करता कौन है? ये जो रीनल ट्यूब्यूल के सेल्स है ना, मैंने क्या बोला, ये प्रोसेस कहां चलेगी? पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो इसके सेल्स हैं, इसमें कौन है? ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां पर डीसीटी, थोड़ा बहुत तो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी है ना, सेल्स है ना, डीसीटी। एंड देन ये कलेक्टिंग डक्ट। इन सबके सेल्स एनर्जी लगाकर इस ब्लड से उस मटेरियल को डाल देते हैं इस ल्यूमेन के बह रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब सवाल आता है कि किस सेगमेंट में किसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। वर्ड आगे लगा है सेलेक्टिव, चुन चुनकर, किसी को भी नहीं उठा के डाल देना, चुन चुनकर ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल्स के सेल्स के द्वारा होगी सिक्रीशन। सिक्रीट करो, बाहर बॉडी में नहीं रखना, बाहर निकालना है, सिक्रीट कर दो, बाहर निकाल दो, इसलिए प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलिए देखते हैं पहला सेगमेंट पीसीटी। पीसीटी के सेल्स ने, ये तो ब्लड बह रही है, बाहर निकलने वाली है ब्लड, तो ब्लड बोली कि अब तुम जा ही रहे हैं हमारे अंदर, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम तो बॉडी में रहेंगे, तुम जब जा ही रहे हो तो हमारे अंदर जो भी कचरा है ले लेना यार, थोड़ा बहुत खर्चा ले लेना, ले लो। तो उसने बोला क्या क्या दोगे? तो इसने बोला कि मैं तुम्हें H+ मैक्सिमम, देखो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन भी होगा और पीसीटी में मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होगा। कारण मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, और मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए होगा क्योंकि यहां पर कंसंट्रेटेड माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया लपक के तो एनर्जी भी लपक के, क्योंकि पूरा प्रोसेस सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है एक्टिव है। तो इसने बोला हम तो बहुत कुछ देंगे, खर्चा तुमको कितना चाहिए, खर्चो देंगे। तो ये H+, K+, अमोनिया, कुछ ड्रग्स जैसे कि क्रिएटिनिन, हिप्यूरिन, ये सब ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स जो पिगमेंट जैसे कि यूरोक्रोम पिगमेंट, जिसकी वजह से इस यूरिन का कलर येलो कलर का होता है, ये सारे पिगमेंट्स हमारे बॉडी में इसका काम नहीं, हार्मफुल है उल्टे, तो इन सब को उठाकर डाल दिया इस रीनल ट्यूब्यूल्स के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें। कहां से? इस ब्लड से। क्या क्या? पीसीटी में H+, K+, अमोनिया, यूरिक एसिड भी, मैंने बताया था यूरिक एसिड भी रिलीज होता है, यूरिक एसिड, ड्रग्स में स्पेसिफिकली क्रिएटिनिन और हिप्यूरिन और यूरोक्रोम पिगमेंट, ये सब इस ब्लड से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आगे वसा रखता है। कोई भी ब्लड हो, ब्लड बह रहा है ना उसमें, इस ब्लड से उठाकर डाल दिया इस पीसीटी के ल्यूमेन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे जा रही है उसमें। ये तो हुआ पीसीटी में मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन। लूप ओपन में नहीं होता ये प्रोसेस। देन हुआ डीसीटी में। डीसीटी में तीन चीज, ये वाली H+, K+, अमोनिया यहां पर भी होती है। ये देखिए, ये ब्लड बह रही थी, इसने बोला हम तो ये रहेंगे, तुम तो जा ही रहे हो बाहर, फिल्ट्रेट तुम ले लो, ये सारा कचरा, खर्चा ले लेना थोड़ा बहुत। तो इन सेल्स ने एनर्जी लगाकर H+, K+, अमोनिया इस ब्लड से उठाकर डाल दिया इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, जो आगे यूरिन के साथ निकल जाएगी। और बचा अब कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ने बोला जब तुम लोग इतना खर्चा किए तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर ही सकते हैं, तो उसने भी थोड़ा बहुत एनर्जी लगाकर H+, K+ इस ब्लड से इस कलेक्टिंग डक्ट के बह रहे जो यूरिन बाहर निकलने वाला है उसमें डाल दिया। मींस इसमें मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहां पर H+, K+ अमोनिया का सिर्फ, और कलेक्टिंग डक्ट में H+ एंड K+ का। ये सब यहां पर रीअब्जॉर्ब हो गए। अब बात आता है कि सर पीएमटी में एक पॉपुलर सवाल आता रहता है इन दिन, और सवाल ये है सर, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन जिस सेगमेंट में होता है वो सब्सटेंस का सारे सेगमेंट में होता है? वो सब्सटेंस H+, K+ है। यहां भी, यहां भी, यहां भी, और अमोनिया बस यहां और यहां। अब बाकी सारा सब्सटेंस सिर्फ पीसीटी में। यह था सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब सुनिएगा, चूंकि सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में आयंस का मूवमेंट हो रहा है इस ब्लड से फिल्ट्रेट में, तो ये प्रोसेस आयनिक बैलेंस में भी काम आ रहा होगा, बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में भी काम आ रहा होगा। इसीलिए पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में योगदान देते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले का
इस बॉडी के ऑस्मोलिटी, बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में ये प्रोसेस चलता ही नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं, इन सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले प्रोसेस में H+ आयन का सिक्रीशन हो रहा है, तो बॉडी का पीएच एक रेंज में मेंटेन रह रहा है। ये भी तो मैंने बताया था ना, ये भी तो एक होम्योस्टेसिस है। तो इस H+ आयन को आप रिमूव करके बॉडी के पीएच का मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसमें भी लूप ऑफ हेनले का कोई योगदान नहीं है। इसमें पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का योगदान है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में तो ये प्रोसेस ही नहीं चलती है जिससे H+ आयन को मूव कराकर वहां डाला जाता है। अब समझिएगा स्टूडेंट, इतना ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बताने के बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकलता है कि यदि कल को एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल की डायमीटर बराबर हो जाए तो क्या होगी, ये मैंने कल भी जिक्र किया था। तो होगा यही कि यूरिन का फॉर्मेशन तो होगा मगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं चलेगा। तो फिर आप बोले यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बात बताइए। अगर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल की डायमीटर बराबर होगी तो वो जो प्रेशर लगता था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो लगेगा नहीं, तो ये फिल्टर छन नहीं पाएगा। ठीक है, वो फिल्टर नहीं छनेगा तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रुक जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेप को चलने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लेना देना है। थर्ड स्टेप तो क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, एनर्जी लगा, इस ब्लड से जो भी चीज़ है उसको रीनल ट्यूबुल्स में डाल दो, तो वो तो यूरिन बन के बाहर आ जाएगा ना। तो उस पर्सन के अंदर जिसमें एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल की डायमीटर बराबर हो जाए, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा लेकिन होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जिनमें सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ही एकमात्र तरीका है यूरिन फॉर्मेशन का, जैसे टिलियोस्ट फिश। इन सब के अंदर क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस है ही नहीं। अब बताइए, अगर ग्लोमेरुलस ही नहीं है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल पाएगी क्या? और अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं चलेगी तो सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं चलेगी, मगर सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन तो चलेगी ना। तो उसके अंदर उसी से यूरिन बनेगा और उसके अंदर कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि उसमें पहला और दूसरा स्टेप चलेगा ही नहीं जाता है। अब तक के कहानी से आपको 3 कंक्लूजन निकल कर आया क्या स्टूडेंट, कि Na+ आयन का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, मैंने ट्यूबुलर सिक्रीशन में कहीं पे भी Na+ आयन को ब्लड से उठाकर फिल्ट्रेट में नहीं डाला। Na+ आयन का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन और H+ आयन का सिर्फ ट्यूबुलर सिक्रीशन। देख लीजिए, मैंने रीअब्जॉर्प्शन में H+ को कहीं पे भी रीअब्जॉर्ब नहीं कराया, जबकि K+ आयन का बोथ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन बोथ तीनों होता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। K+ आयन का रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों होता है, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन और H+ का सिक्रीशन। एक कंपाउंड है स्टूडेंट, एक केमिकल है इन्युलिन, नाम सुना होगा आपने, इन्युलिन। इन्युलिन का ना तो रीअब्जॉर्प्शन होता है और ना ही सिक्रीशन होता है। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रेशियो बताता हूं, पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ रेशियो के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बताया सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे पीएमटी में अक्सर सवाल आते ही रहते हैं और बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है। देखिए, मैंने इस सारे क्वेश्चंस को कंक्लूड कर 4 पॉइंट्स बना दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल इसी से आता, हाँ, मगर आपके मेजर सवाल इस 4 कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। देखिए, कहीं पर भी मैंने सिक्रीशन में Na+ का जिक्र नहीं किया, हाँ, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में जिक्र किया। मींस Na+ का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन ही होता है, जबकि H+ का मैंने कहीं पर भी रीअब्जॉर्प्शन में जिक्र नहीं किया, हाँ, लेकिन सिक्रीशन में जिक्र किया। मींस H+ का सिर्फ सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और K+ का मैंने रीअब्जॉर्प्शन में भी जिक्र किया और ट्यूबुलर सिक्रीशन में भी जिक्र किया है। मींस K+ रीअब्जॉर्ब भी होता है और सिक्रीट भी होता है। अब अगर कल को आपसे वो पूछ ले, वैसे आपको पता है K+ का Na+ का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन, बताइए कैसे? एक्टिवली।
आपको पता है कैसे होता है, ये एक्टिवली होता है Na+ का रीअब्जॉर्प्शन, और सिक्रीशन तो किसी का भी हो एक्टिवली ही होगा। अब बात आती है K+ का रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन। K+ का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली, और सिक्रीशन तो सभी का एक्टिवली ही होता है, एक्टिवली। अब बात आती है, एक केमिकल है इनुलिन। इनुलिन का ना ही रीअब्जॉर्प्शन होता है और ना ही सिक्रीशन होता है। ये 4 पॉइंट्स आपको पता है। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रेशियोज बताता हूं। देखिए, मैं रेशियो बता रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आयन का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ब्लड में अपॉन कंसंट्रेशन यूरिन में, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। कंसंट्रेशन इन ब्लड अपॉन कंसंट्रेशन इन यूरिन, चारों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो पहले एक बात बताइए आप, मैं पहले Na+ के बारे में बात करूं तो आपको Na+ के बारे में क्या जानकारी है कि Na+ का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन नहीं होता है। तो Na+ रीअब्जॉर्ब होकर कहां जाती है, फाइनली ब्लड में ही ना। पीसीटी से तो डायरेक्ट ब्लड में, बाकी जगह से तो आई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो भी फाइनली ब्लड में जाएगी। तो Na+ का ब्लड में अमाउंट ज्यादा होगा, ब्लड में Na+ का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके, तो यूरिन में कम बढ़ेगी ना, क्योंकि इसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो वो यूरिन के थ्रू बाहर कम जाएगा, तो यूरिन में Na+ का अमाउंट कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। तो बताइए, अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो इसकी रेशियो आएगी मोर देन 1 या लेस देन 1, मोर देन 1 आएगी। ये सवाल पूछा जाता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड, मैंने तो Na+ के बारे में बताया, आपको बोल देगा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसका ब्लड में रेशियो अपॉन यूरिन में रेशियो अमाउंट का मोर देन 1 या लेस देन 1, तो मोर देन 1। कल को अगर वो रिवर्स रेशियो पूछ ले तो ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। मैंने बताया आपको ब्लड अपॉन यूरिन। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं H+। आपको पता है H+ का सिर्फ सिक्रीशन होता है, तो H+ ब्लड से आकर रीनल ट्यूब्यूल्स में, GF में आकर यूरिन से बाहर, तो यूरिन में उसका अमाउंट ज्यादा H+ का, और वो H+ का ब्लड से ही आया ना, तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम, क्योंकि उसका सिर्फ क्या होता है, सिक्रीशन, ब्लड से आकर यूरिन के माध्यम से बाहर, तो यूरिन में H+ ज्यादा और ब्लड में कम। तो बताइए, ऊपर वाली वैल्यू कम, नीचे वाली ज्यादा, तो रेशियो लेस देन 1। अब सुनिएगा, इनुलिन का मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इनुलिन ना ही रीअब्जॉर्ब होती है ना ही सिक्रीशन, मगर हाँ इनुलिन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसकी साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटी होती है, तो ये फिल्टर होकर बॉमेस कैप्सूल के ल्यूमेन में आएगी, और जितना आएगी पर मिनट उतना यूरिन के माध्यम से बाहर भी निकल जाएगी, क्योंकि ना ही इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा ना ही सिक्रीशन होगा। तो बताइए, जितनी ब्लड में थी वही ना फिल्टर होके आई होगी नीचे, क्योंकि साइज ने तो उसको रोका नहीं, तो ब्लड में जितनी भी यूरिन मतलब कि इनुलिन थी वो सब आ गई, और 1 मिनट में उसको जितना निकलना था वो यूरिन के माध्यम से निकल गई। तो बताइए, यूरिन और ब्लड में दोनों में इनुलिन का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, जितना ब्लड में उतना ही यूरिन में भी इनुलिन का कंसंट्रेशन होगा, इसलिए रेशियो इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। चूंकि इनुलिन एक बार फिल्टर हो जाए तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल ही जाती है, ना ही बीच में उसको किसी ने उठाया ना ही एक्स्ट्रा डाला गया, इसीलिए इनुलिन को GFR मेजर करने में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। चलिए बताइए, 1 मिनट में कितना होना चाहिए? अगर आप पर मिनट देखेंगे तो 125 ml 1 मिनट में निकलना चाहिए। तो अब 1 मिनट में तो आप पता नहीं कर पाइएगा, आप किडनी के अंदर घुस के मेजर कर लीजिएगा क्या GFR? थोड़ी ना। तो आप 24 घंटे के अंदर पर्सन का स्टडी कीजिए और यूरिन को मेजर कीजिए। 24 घंटा में जो भी यूरिन वो निकाला, आप पर ml उसमें देख लीजिए कि कितना इनुलिन है। अब इनुलिन उसमें जितना, क्योंकि इनुलिन जितना आया है वो उतना फिल्टर हुआ होगा, उतना ही आया है, ना तो रीअब्जॉर्ब हुआ है ना ही सिक्रीशन हुआ है। तो जितना इनुलिन आया 24 घंटे में यूरिन में, उतना ही फिल्टर भी हुआ है। मीन्स वही रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का होगा जो इनुलिन की कंसंट्रेशन यूरिन में बाहर होगी, क्योंकि इनुलिन का ना ही रीअब्जॉर्प्शन ना ही सिक्रीशन, इसीलिए इनुलिन को GFR मेजर करने में यूज किया जा सकता है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये तो हुआ इक्वल टू 1। चलिए अब बात करते हैं के प्लस का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है, इसलिए इसका रेशियो वेरी करेगा कि क्या ज़्यादा हुआ। यदि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो ये रेशियो मोर देन 1 आ सकती है, अगर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो ये रेशियो मोर देन 1 आएगी, अगर सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो ये रेशियो लेस देन 1 भी आ सकती है। अगर बराबर अमाउंट में हो गया दोनों तो ये रेशियो इक्वल टू 1 भी आ सकती है। हाँ, लेकिन फिक्स नहीं है कि कब क्या होगा के प्लस के बारे में। हाँ, इनुलिन का फिक्स है कि इसका ना तो रीअब्जॉर्प्शन ना ही सिक्रीशन, इसीलिए जीएफआर में ये यूज किया जाता है, ना कि ये चारों पॉइंट हैं Na+H+ इनुलिन और के प्लस से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीट में मिलेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यही था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप आज जो भी नीचे लिंक दिया है नोट्स है वहाँ पर उसको रीड कीजिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आज हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और मैमल्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो अकॉर्डिंग टू नीड वाटर को कंजर्व कर सकता है और 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज कर सकता है। ये एकमात्र तरीके से पॉसिबल हो पाया है, वो तरीका स्टूडेंट काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नहीं रटेंगे, लॉजिकली समझेंगे, कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ पुराना होगा। जो मैंने अब तक पढ़ाया है उसी की बातें हम करेंगे, बस तरीका थोड़ा अलग होगा, बस हेडिंग डाल देंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ। आज के लिए इतना ही फिलहाल, थैंक यू, बाय बाय।